बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ये पांचवा चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और इसका नाम है ए सेलुलर लाइफ, यानी लाइफ ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की गैर मौजूदगी की वजह से हम इसे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सब सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब वायरसेस है, और वायरसेस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स of some of the species, particular species, infect a particular species, causes infection in a particular species, और ये अपने होस्ट से बाहर जिंदा नहीं होते, यानी ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो इसी वजह से हम इसे सब सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। नाउ वायरस का जो लफ्ज़ है ये इसका मतलब है वेनमस, और इसका जो अल्टरनेट मतलब है वो है पॉइजनस फ्लूइड, यानी इसी पॉइजनस फ्लूइड का नाम जहरीली माया का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरस की टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी वायरस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। चूंकि आज तक लाइफ की कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है, यानी व्हाट इज लाइफ, इसका कोई एक स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है, मुख्तलिफ डिफिनीशंस है। तो इन मुख्तलिफ डिफिनीशंस की बुनियाद पर हम वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। वो कौन सी खसूसियात है जिसकी बिना पर हम इसी बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी लिविंग कैरेक्टर को ले तो इसमें सबसे पहले अगर हम इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि अगर किसी चीज में डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल मौजूद है तो वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फिर इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वायरसेस आर लिविंग, बिकॉज वायरसेस हैव डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ ऑफ देम, दे हैव डीएनए और आरएनए नॉट बोथ ऑफ देम। तो अगर लाइफ की डिफिनीशन यही है तो फिर ये लिविंग है। इसके अलावा अगर लाइफ की डिफिनीशन ये है कि ऑल थिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड आर लिविंग थिंग्स, देन हम कह सकते हैं कि वायरसेस आर लिविंग बिकॉज ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इट कैन रिप्रोड्यूस और इट कैन डबल इट्स जेनेटिक मटेरियल, इट्स जीनोम, और जीनोम को डबल करने की बुनियाद पर हम इसे कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तीसरी कैरेक्टर, अगर लाइफ की डिफिनीशन ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो म्यूटेशन को काज करते हैं तो फिर ये लिविंग थिंग्स है। म्यूटेशंस, ये म्यूटेशंस काज करते हैं और इसी म्यूटेशंस की बुनियाद पर ये लिविंग कहला सकते हैं। अगर हम डिफिनीशन ये करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, वो चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर वायरसेस लिविंग है बिकॉज दे आर इन्फेक्शियस। इन सम केसेस, somewhat cases they are infection, ये हमेशा के लिए ये इन्फेक्शन काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो वायरस येट डिस्कवर्ड, आज तक कोई ऐसा वायरस नहीं जो इन्फेक्शन को काज न करता हो, यानी आज तक जितनी भी वायरसेस है वो इन्फेक्शन काज करते हैं। ये हो गई इसकी लिविंग कैरेक्टर्स, यानी तमाम जानदारों में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए, आरएनए मौजूद है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें म्यूटेशंस होते हैं या वो खुद म्यूटेशन काज करते हैं, और वो किसी न किसी शक्ल में इन्फेक्शन काज करते हैं। नाउ वो ऑर्गेनिज्म जो वो चीजें जिनकी कैरेक्टर्स नॉन लिविंग है, फॉर एग्जांपल एक नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है कि उसकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी हो। Viruses have no metabolic machinery, so no metabolic machinery. Metabolic machinery ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। वायरसेस में कोई भी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, और वो जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की इस्तेमाल करते हैं, होस्ट, और देयर इज नो एक्सक्रीशन प्रोसेस,
वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन की कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। इसके अलावा वायरसेस में रेस्पायरेशन की कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं, चूंकि ये अपने होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से इसमें किसी किस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद नहीं। ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है और इसी की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग इन नेचर है। नाउ एक तीसरा कैरेक्टर, और वो बहुत अहम कैरेक्टर है, और वो ये है कि वायरसेस जो है ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट, आउटसाइड ऑफ होस्ट they are crystallined. फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल ले ले, वो हो फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, शुगर है। अगर शुगर इसको वैसे ही रख दिया जाए तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इसी तरह ये वायरसेस जब अपने होस्ट के जिस्म के बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और इसी वजह से ये बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। यानी लंबे अरसे के बाद भी अगर इसको अपना होस्ट मिल जाए तो ये अपने होस्ट में इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। नाउ इस वायरस को किस तरह डिस्कवर किया गया, वायरस डिस्कवरी किस तरह हुई? तो सबसे पहले लेट 1800s में, यानी कि कोई 1860 और इसके बाद दो साइंटिस्ट, जो एक लुइस पास्चर था और दूसरा रॉबर्ट कोच था, ये दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों बायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम कर रहे थे। तो जो भी इन्फेक्शन ये स्टडी करते तो इसकी कोई ना कोई वजह बैक्टीरिया होती, और ये बैक्टीरिया को वहां से आइसोलेट करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमारी है बैक्टीरिया की वजह से, तो वहां से खामखा ये बात ज़रूरी है कि वहां से बैक्टीरिया आइसोलेट होगी। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे थे जो कि डिजीज़ तो थे, इन्फेक्शंस तो थे, लेकिन वहां से कोई बैक्टीरिया आइसोलेट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है, या इसके अलावा दूसरा मिसाल ले ले, ये रेबीज वायरस है, रेबीज डिजीज है। तो रेबीज डिजीज के लिए जो एजेंट है, और टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज के लिए जो टीएमवी वायरस है, ये वहां पे उसने उन दोनों ने आइसोलेट नहीं किया, ये नाकाम हुई आइसोलेशन में। तो उसने इसे पॉइजनस फ्लूइड या वायरस का नाम दिया, इसको वायरस का नाम दिया। और वायरस का नाम चूंकि इसके बाद 1884 में, अगर हम ले ले 1884 में, तो चार्ल्स एक रिसर्चर था, चार्ल्स ने भी इस पे काम किया, और वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जब आप पोर्सिलीन पेपर से, ये एक किस्म का पोर्सिलीन पेपर, एक किस्म का पेल्टर पेपर है, और ये बैक्टीरिया के लिए पेल्टर नहीं होता, यानी बैक्टीरिया इस पोर्सिलीन पेपर से नहीं दूसरी तरफ नहीं जा सकता, यानी फिल्टर नहीं हो सकता। तो ये पोर्सिलीन पेपर से बैक्टीरिया चूंकि ये फिल्टर नहीं हो सकता, और जो वायरसेस एजेंट थे, जो वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल रेबीज के लिए जो एजेंट थे, रेबीज के लिए, तो रेबीज के एजेंट, जब रेबीज की जो फ्लूइड था, इसी फ्लूइड को पोर्सिलीन पेपर से फिल्टर किया गया, तो वो फ्लूइड फिर दोबारा इसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लगाया गया, तो वो रेबीज वायरस का सबब या रेबीज डिजीज का सबब बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर वर सम एजेंट्स व्हिच कैन नॉट पास थ्रू अ पोर्सिलीन पेपर, बट बैक्टीरिया कैन नॉट पास, बट वो जो रेबीज की डिजीज के लिए जो वायरसेस थे वो पास हो सकते हैं। तो चूंकि वो जो फ्लूइड उसने लिया वो इसे हम कह सकते वो पॉइजनस था, तो इसी वजह से इसे पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया गया। इसके बाद 1892 में एवानोस्की वो टीएमवी पे रिसर्च कर रहा था, और वी कैन से टीएमडी पे रिसर्च कर रहा था, टोबैको मोज़ेक डिजीज पे। एवानोस्की ने इस तरह किया
कि उसने उसने पहले जब बैक्टीरिया के लिए इसे पेल्टर किए तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं था। फिर इसके बाद इवानोस्की ने इसकी जो हेल्थी पार्ट्स थे, जो इन्फेक्शस पार्ट्स थे टीएमवी डिजीज़ के लिए, टीएमवी वायरस की वजह से जो टीएमवी डिजीज़ के लिए जो पार्ट्स थे उसे लिया गया और उसका जो फ्लूइड तैयार किया गया, इसी फ्लूइड को फिर हेल्थी पार्ट्स पे लगाया गया। और जब हेल्थी पेल्ट्रेशन के बाद भी जब इसे हेल्थी पार्ट्स पे लगाया गया तो इसने टीएमडी डिजीज़ काज किया। तो इवानोस्की ने सबसे पहले ये दरियाफ्त किया कि टीएमडी के लिए जो इन्फेक्शंस है, जो एजेंट है, इन्फेक्शस एजेंट है, वो पेल्टर पेपर से पास हो सकते हैं और वो बैक्टीरिया नहीं है। इसके बाद 1935 में स्टैनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के जरिए इसे आइसोलेट किया और टीएमवी वायरस का नाम दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया। और टोबैको मोज़ेक वायरस वो वायरस है जो टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता है और इसी वायरस का नाम दिया। और उसने सबसे पहले 1935 ही में इसकी जो एक्सट्रैक्ट लिया गया और उस एक्सट्रैक्ट से जो आरएनए ऑफ द वायरस है, यानी जिसका जीनोम आरएनए है, उसी आरएनए को आइसोलेट किया गया। तो यहां तक ये 1935 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जो इजाद हुआ, इसके बाद ही इसकी जो स्टडी थी वो पॉसिबल हुई। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 330 से लेकर 300 नैनोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो इसे किसी कंपाउंड, किसी लाइट माइक्रोस्कोप के, किसी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देखा जा सकता है। इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है। यही एसेलुलर लाइफ के बारे में वायरस किया है, फिर वायरस की लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स किया है, और वायरस की डिस्कवरी की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी।